हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, नए पैटर्न पर आधारित 2023 मध्य प्रदेश वनरक्षक क्षेत्ररक्षक 2023 साथियों, एकदम नए पैटर्न पर आधारित जीके जीएस का टेस्ट है साथियों। आपको टेस्ट को पूरा लगाना है साथियों और 20 में से टारगेट करके बताना है कि सर हमारा सर इतना सही हुआ है। साथियों, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको क्लास को करना है साथियों, ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न साथियों एकदम नए पैटर्न पर आधारित क्लास है और साथियों अति संभावित प्रश्न है आज की क्लास के। तो साथियों आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पंजाब केसरी। साथियों आज की क्लास जीएस की 9वीं क्लास है। इससे पहले साथियों मैंने जीएस की 8 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 8 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी 9वीं क्लास के नीचे 8 क्लासों की लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप लोग 8 क्लासों को जरूर देखिएगा साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है साथियों, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी किसको? भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को, चंद्रशेखर आजाद को या सुखदेव को? तो ध्यान रखिएगा साथियों, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपका सही होगा। आइए हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का। साथियों हर एक प्रश्न की मैंने व्याख्या लगाई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय का नाम सर्व प्रमुख रूप से लिया गया जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों रिवीजन के तौर पर मैं क्लास को बना रहा हूं तो थोड़ा जल्दबाजी करूंगा। आप लोग प्लीज अपनी निगाहें ऑप्शंस पर रखिए। मैं ऑप्शंस नहीं बोलता हूं क्योंकि समय आपका खराब होगा। ऐसी ही क्लासें देखने के लिए साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए साथियों इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। राज्य का संगठन 1952 में किया गया था। क्या किया गया था? राज्य का संगठन 1952 में किया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों अति महत्वपूर्ण कक्षा है यह कक्षा, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कक्षा को साथियों पूरी देखना है। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो साथियों ध्यान रखिएगा वह था कौन? ऑप्शन दूसरा हेमचंद्र। कौन था साथियों? ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर है हेमचंद। आइए हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं साथियों। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा हिंदू शासक हेमू तथा हेमू ने 1956 में आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया था तथा विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली के सम्राट बने थे हेमू। ये पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर से पराजित हुए थे। कौन साथियों? हेमू, ठीक है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किससे पराजित हुई थे? अकबर से पराजित हुई थे। आप लोगों ने व्याख्या देखी होगी। साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए मेरे साथ, ठीक है। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वह कौन है? महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की साथियों, विजय प्राप्त की। तो साथियों ध्यान रखिएगा वह हैं संतोष यादव। कौन साथियों? संतोष यादव। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। आइए साथियों हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1969 में जन्मी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की उपाधीक्षक संतोष यादव भारत की एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने 8,848 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की। कौन है साथियों? तो ध्यान रखिएगा इनका नाम संतोष यादव है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 5वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न किस धातु की जानकारी नहीं थी?
4 ऑप्शन से आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जिन्हें किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो साथियों ध्यान रखिएगा, इन्हें लोहा की जानकारी नहीं थी। किसकी नहीं थी? लोहा की इन्हें जानकारी नहीं थी। आइए साथियों हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता में मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लौह धातु से अनजान थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लौह धातु से अनजान थे। ध्यान रखिएगा, किससे अनजान थे? लौह धातु से अनजान थे। ठीक है, आइए 6वां प्रश्न देखिए साथियों। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, नर्मदा नदी। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या बताते हैं आपको। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह नदी सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच बहती है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर। 1312 किलोमीटर लंबी है नर्मदा नदी। एमपी की साथियों अति महत्वपूर्ण नदी है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। 7वां, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आइए हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था? किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1966-67 से 1968-69 के बीच। ठीक है, आइए समझिए साथियों इसको। भारत में पंचवर्षीय योजना में 1966-69 तक योजना अवकाश रखा गया था। इस दौरान 3 एक वर्षीय योजना, पहली 1966-67 तक तथा दूसरी 1967-68 तक तथा तीसरी 1968-69 तक लाई गई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। 9वां, किस वर्ष तक सिंह है भारत का राष्ट्रपति रहा? भारत का पशु रहा था क्या? सिंह। मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था? सिंह। तो ध्यान रखिएगा साथियों, 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु रहा था सिंह। ठीक है, राष्ट्रीय पशु रहा था 1972 तक सिंह। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी व्याख्या देखिए साथियों। वर्ष 1972 तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु था। वर्तमान में पैंथरा ट्रिगिस भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या? पैंथरा, तेंदुआ साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, आइए साथियों 10वां प्रश्न देख लीजिए। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले, जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव के संबंधित था, के बाद आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, वह राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। तो कौन है वह राष्ट्रपति? वह राष्ट्रपति है साथियों फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, आइए व्याख्या देखिए साथियों। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी को संसद की सदस्यता के आयोग घोषित कर दिए जाने पर उपरांत इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, उस समय आपातकाल घोषित करने वाले राष्ट्रपति कार्यवाहक फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? स्टार लगाइए, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, आइए साथियों 11वां प्रश्न देखिए। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश के कितने जिले थे? 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 जिले। कितने जिले? 43 जिले थे। आइए व्याख्या देखते हैं। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इस पॉइंट को लिखिएगा। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। मध्य प्रदेश में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडारण है। ध्यान रखिएगा, इन सारे पॉइंटों को आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए हमारे साथ।
अगला प्रश्न साथियों देखिए 12वां, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 कुंडलिया सिंचाई परियोजना पर। किस पर? कुंडलिया सिंचाई परियोजना पर। आइए साथियों इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। कुंडलिया सिंचाई परियोजना पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है। कुंडलिया सिंचाई परियोजना से राजगढ़ और आगर मालवा जिलों में कुल 7.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कुंडलिया बांध का निर्माण कार्य वर्ष 2015 से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुंडलिया बांध का निर्माण कार्य वर्ष 2015 से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आइए 13वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर में है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 81.50। कितना? 81.50 हेक्टेयर में है क्या सिंचाई क्षमता मध्य प्रदेश में। ठीक है, आइए साथियों, आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखिए साथियों। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार वर्ष 2015-16 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 98 लाख हेक्टेयर हैं, जबकि 2012-13 में यह 85.50 लाख हेक्टेयर था। चूंकि प्रश्न में वर्तमान स्थिति यानी 2014 की स्थिति पूछी गई है, इसलिए सबसे अधिक सही विकल्प 81.50 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश की अधिकतम सिंचाई क्षमता 112.50 लाख हेक्टेयर आंकी गई है, जिसमें सतही जल द्वारा 61 लाख हेक्टेयर तथा भूजल द्वारा सिंचाई क्षमता 52 लाख हेक्टेयर है तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 70% सिंचाई कुएं नलकूप द्वारा की जाती है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 70% कुएं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों 14वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के किस जिले में वेल स्पन और परियोजना की स्थापना की गई है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 नीमच में। कहां पर? नीमच इसका राइट आंसर है। आइए देखिए साथियों, मध्य प्रदेश के नीमच में भगवानपुर में वेल स्पियन और परियोजना 305 हेक्टेयर भूमि पर 1100 करोड़ की लागत से 26 फरवरी 2014 को स्थापित की गई, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 130 मेगावाट है। वेलस्पन ऊर्जा लिमिटेड भारत में सोलर फोटोवोल्टेइक परियोजना की सबसे बड़ी विकासकर्ता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में वी.के. गोयना द्वारा की गई थी। वेलस्पन ग्रुप की ऊर्जा शाखा के रूप में यह स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक है, जिसकी देश भर में ग्रिड कनेक्टेड 750 मेगावाट और ऊर्जा का गीगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र निर्मित करने की योजना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, आइए 15वां प्रश्न साथियों देखिए, बरसाती वर्ता लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय हैं? बरसाती वर्ता लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालवा में। कहां पर है? मालवा इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए बरसाती वर्ता जो लोकगीत है मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह लोकगीत बरसात के समय में गाया जाता है। मालवा के गांव-गांव में घरों में बैठकर बरसाती वर्ता रात भर कहीं और गाई जाती हैं, जिसमें मालवी गद्य और पद्य का चमोत्कर्ष देखा जाता है। ठीक है, चरमोत्कर्ष देखा जाता है इसमें। ठीक है, आइए साथियों जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो ऐसी ही क्लास को देखने के लिए नोटिफिकेशन का वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले का नाम क्या है? तो साथियों ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए उज्जैन। ठीक है, क्या है? उज्जैन इसका राइट आंसर है। आइए देखिए साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या, ठीक है ना, 1,13,42,320 है। ठीक है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत उज्जैन में है, दूसरे स्थान पर दतिया है। सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है अनुसूचित जाति का? उज्जैन में, दूसरे स्थान पर दतिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए साथियों 17वां प्रश्न देखिए,
वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, इसका सही आंसर है भोपाल में। कहां पर? भोपाल में। आइए साथियों इसको देखिए। भोपाल जिले के अंतर्गत कान्हा सैया नामक स्थान पर वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश में केंद्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 1 जून 2018 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय पुलिस अकादमी CAPT का उद्घाटन किया था। ठीक है, केंद्रीय पुलिस अकादमी भोपाल में राज्य एवं केंद्रीय पुलिस के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस अकादमी में डायरेक्टर IPS श्री पवन श्रीवास्तव हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश में किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा किस क्षेत्र का? मंडला क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आइए मंडला नगर पूर्वी मध्य प्रदेश राज्य मध्य भारत में स्थित है। यह नर्मदा नदी के तट पर औसत समुद्र तल से 539 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और यह 3 तरफ से यह नदी द्वारा घिरा है। पहले यह मंडला गोंड राज्य की राजधानी 1680 था। यहाँ 1867 में नगर पालिका का गठन हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1867 में नगर पालिका का गठन हुआ था। आइए और साथियों देखिए इसके आगे भी डिस्क्रिप्शन है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है। राजा नरेंद्र ने 3 ओर से नदी के घिरे भूखंड पर दुर्ग का निर्माण करवाया। आप लोग साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि आपको रिवीजन कराना है ना जल्दी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 2010-11 से। वर्ष 2010-11 से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आइए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-11 में प्रारंभ की गई थी। इसे योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण कर गांवों को आपस में जोड़ना था। ठीक है, गांवों को आपस में जोड़ना था। ठीक है, इस उद्देश्य उसका उद्देश्य था। 20वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थल है कहाँ पर? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म स्थल है वो है होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद इसका राइट आंसर है। ठीक है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थल। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक व पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बाबई में नंदलाल चतुर्वेदी के घर में हुआ था, जबकि निधन 30 जनवरी 1968 को भोपाल में हुआ था। कैसी लगी क्लास? लाइक करें, शेयर करें, खूब शेयर करें साथियों अपने रिलेटिव्स सबके पास। साथियों यह अति महत्वपूर्ण कक्षा थी और आशा करेंगे आप लोग टारगेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे 20 में से आपका कितना सही हुआ, 15 हुआ हो, 16 हुआ हो, जितना भी हुआ हो आप लोग ईमानदारी से लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आगे जो हमारी क्लासें आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।